नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमणों के कारण, आक्रमण व आक्रमणों के उद्देश्यों का वर्णन करेंगे। इससे पहले हम महमूद गजनवी के आक्रमणों को पढ़ चुके हैं और उस लेक्चर में मैंने बताया था कि लगभग 712 ईस्वी के बाद भारत में जैसे सिंध और के क्षेत्र पर आक्रमण हुआ था, पहला मुस्लिम आक्रमण था, लेकिन किसी भी प्रकार से राजनीतिक रूप से कोई वर्चस्व भारत के ऊपर या किसी धर्म परिवर्तन के रूप में हम उस आक्रमण को नहीं देखते। 8वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में ज़रूर व्यापारियों के माध्यम से इस्लाम का प्रवेश हुआ था, लेकिन उसमें भी कोई किसी प्रकार से बलात मुसलमान बनाने का कोई ऐसा वर्णन नहीं मिलता। हालांकि व्यापारी के रूप में वो अपने कुछ मस्जिद ज़रूर दक्षिण भारत में बनाई थी, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि 1000 ईस्वी के आसपास 1027 तक 17 आक्रमण महमूद गजनवी ने भारत के ऊपर किए और अपार धन संपत्ति यहाँ से लूट कर ले गया। और यह भी कुछ इतिहासकार कहते हैं कि लोगों को बलपूर्वक इस्लाम धर्म ग्रहण करवाया। और लेकिन हम देखते हैं कि मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय तक मुसलमानी राज्य का प्रसार पंजाब से आगे तक नहीं हो सका था, क्योंकि यदि हम बात करें पंजाब से पश्चिम की तरफ पेशावर है, अफ़गानिस्तान है, इसमें गजनी अपने आक्रमण करने के बाद वापस चला गया। उसके उत्तराधिकारियों ने इस क्षेत्र पर अधिकार रखा। हालांकि उसने गुजरात तक के क्षेत्र को जो जीता था, राजस्थान, कन्नौज, थानेश्वर और इस तरह हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा, लेकिन इनको अपने अधिकार में नहीं रखा था। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि उत्तरी भारत की जो समृद्धि थी और एक गजनी जो क्षेत्र है, उसमें उस टाइम जो मोहम्मद गोरी के पूर्वज थे उन्होंने अधिकार कर लिया था। गजनी शासक कमज़ोर पड़ गए थे और 1100 आप देखेंगे कि 73 ईस्वी में ये शहाबुद्दीन मोहम्मद शाम के नाम से गजनी की गद्दी पर बैठ गया था मोहम्मद गोरी, और जो बाद में मोहम्मद गोरी के नाम से ही पॉपुलर हुआ। इस प्रकार ये ग्रीन साम्राज्य आप देख सकते हैं इसमें मैप में। और इसमें यदि हम मोहम्मद गोरी के 1206 उसकी मृत्यु तक साम्राज्य की बात करें तो इसमें उत्तरी ईरान का हिस्सा, खुरासान, बल्ख, बैक्ट्रिया, आधुनिक अफ़गानिस्तान, आधुनिक पाकिस्तान, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, ये क्षेत्र इसके राज्य में शामिल हो गए थे। तो यदि हम उद्देश्यों की बात करें, ये महमूद गजनवी की तरह नहीं था कि वो उसी जगह पर आक्रमण किया कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा धन संपत्ति उसको मिल सकती थी, हीरे जवाहरात, चाहे वो सोमनाथ का मंदिर था, मथुरा का केशवराय मंदिर था और कुरुक्षेत्र का मंदिर था थानेश्वर का, और इसी प्रकार से कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का मंदिर, जहाँ से उसको अथाह धन संपत्ति मिले, उनके ऊपर आक्रमण किया। लेकिन मोहम्मद गोरी महत्वाकांक्षी था, विशाल साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। तो इस तरह से भारत में उसने विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया था। हाँ, इसमें आक्रमणों के उद्देश्य में बात हम कर रहे थे कि वो महत्वाकांक्षी था। किसी प्रकार की धन लूटने की लालसा अगर उसको होती, वो आक्रमण करने के बाद वापस चला जाता, लेकिन उसने भारत के जिस भी क्षेत्र पर, चाहे वो सिंध था, मुल्तान था, और इस तरह से इधर उसने तराइन के युद्ध में दिल्ली तक के क्षेत्र को जीत लिया। बठिंडा था, हांसी था, बुलंदशहर था
और मेरठ, कोयली, इस तरह से पूरा, और बाद में बंगाल के क्षेत्र, बंगाल और बिहार के क्षेत्र को जीत लिया और वहाँ पर अपने गवर्नर नियुक्त करता है। वो ये नहीं कि आक्रमण करने के बाद या वहाँ से धन संपत्ति लूटने के बाद वापस चला जाता है, तो वहाँ पर गवर्नर नियुक्त कर देता है। तो इसमें हम इसके आक्रमणों के बारे में विस्तार से एक बार देखेंगे। सबसे पहला है मोहम्मद गोरी का आक्रमण, मुल्तान तथा सिंध की विजय 1100। हाँ, ये मैंने बीच में लिंक दिए हैं। ये मोहम्मद ऑफ गौर, न्यू वर्ड इनसाइक्लोपीडिया, ये एक अलग एंगल है, इसको आप देखेंगे कि एक इंग्लिश मीडियम में एंगल है। उसके बाद एक नीचे ये एंड करके HTTPS, ये एक लिंक है, इसको आप पूरे को वो करोगे, जैसे इसमें ये किया है और ओपन करके, यानी कि पूरा सेलेक्ट करके और ओपन का एक ऊपर आ जाएगा और उसको ओपन करेंगे फिर आप क्रोम में या जहाँ भी उसको करना चाहते हैं, और इसको आप देखेंगे, ये वीडियो लिंक है। तो शहाबुद्दीन, ये मैं इंट्रोडक्शन इसकी बता चुका हूँ, ये इंट्रोडक्शन कोई ज़रूरी इतनी ज़्यादा नहीं है। हाँ, हम फिर बात करेंगे इसकी, मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण। और इससे पहले कि हम तराइन के पहले युद्ध की बात करें, सिंध और मुल्तान विजय की बात करें, 1175 में इसने वहाँ को विजित कर लिया और उसके बाद ये वापस चला जाता है। और उसके बाद 1178 में, ये ज़्यादातर इसका वर्णन नहीं होता है, ज़्यादातर मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के तराइन के युद्धों का वर्णन ज़्यादातर होता है। लेकिन इससे पहले ये चाहे सिंध और मुल्तान की बात करें, ये विजय स्थापित कर चुका था, यानी कि आधुनिक एक किस्म से पाकिस्तान को। और अनहिलवाड़ा, ये गुजरात की राजधानी थी 1178 में, और ये लगभग इतिहास में पहली बार देखते हैं कि कोई आक्रमणकारी इस तरह के विजय अभियान को पाकिस्तान के रास्ते से, राजस्थान के डेजर्ट से होते हुए गुजरात के ऊपर आक्रमण करता है। नहीं, ज़्यादातर आक्रमणकारी जितने भी आए वो खैबर बोलन दर्रा, अफ़गानिस्तान, लाहौर के रास्ते से होते हुए और पूरे उत्तरी भारत के रास्ते से दक्षिण भारत की तरफ जाते थे। लेकिन ये सीधा आक्रमण था। और उस समय कहते हैं कि वहाँ पर मूल राज द्वितीय का शासन था, लेकिन कुछ इतिहासकार इसका नाम भीमदेव लेते हैं। दोनों के बीच में एक युद्ध होता है और इसमें मोहम्मद गोरी को करारी हार मिलती है और वो वापस चला जाता है और अपनी गलती को वो महसूस करता है। उसके बाद ये अगला अभियान है इसका 1186 से लगभग 85 से 1186 तक, इसको 89 तक इसको बोलेंगे, बल्कि ये पंजाब के ऊपर अधिकार, क्योंकि उस समय पंजाब में खुसरो मलिक का शासन था। और ये खुसरो मलिक, जो गजनी के शासक मैंने बताया था कि महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था, उसके बाद उसके जितने भी उत्तराधिकारी थे, उन्होंने पंजाब तक के क्षेत्र, यानी कि अफ़गानिस्तान, पेशावर, लाहौर और पंजाब तक का क्षेत्र अपने अधिकार में रखा था, अपना गवर्नर नियुक्त करके रखते थे। तो डेफिनेटली जब गजनी के ऊपर मोहम्मद गोरी का अधिकार हो गया तो ये साम्राज्य भी उसका हो गया। तो यहाँ गजनी प्रदेश के सूबेदार खुसरो मलिक के विरुद्ध ये अभियान चलाता है और पहले वो डर जाता है और अपना पुत्र इसके पास बंदी बनाकर भेज देता है एक गारंटी के रूप में कि मैं आपके अधीन हो गया। लेकिन बाद में ये खुसरो मलिक पाकिस्तान के खोखर जाटों से संधि करके और जो मोहम्मद गोरी है उसके विरुद्ध ये लगातार अभियान जारी रखता है। और इसमें सियालकोट का किला है, जैसे एक मजबूत किला था पंजाब में, उसको ये भेद नहीं सका, उसको जीत नहीं सका किले को। और बाद में इसने धोखे से खुसरो मलिक को संधि करने के बहाने से उसको बुला लिया और उसको बाद में वो गजनी की तरफ बंदी बनाकर भेज देता और मरवा देता है 1192 में। तो इस तरह से पंजाब को अपने अधिकार में कर लेता है। पंजाब को अधिकार करने का मतलब है कि उस टाइम की जो बठिंडा का किला है, उस टाइम हांसी है, समाना है पंजाब में, ये सब जगह इसका अधिकार हो जाता है
और अब नेक्स्ट इसका जो अभियान है 1191 में ये तराइन जो थानेश्वर और करनाल के बीच में पड़ता है, तरावड़ी जिसको बोलते हैं, इसका एक छोटा सा किला भी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। यहाँ पर आकर पृथ्वीराज चौहान जो दिल्ली के ऊपर जिसका शासन था, अजमेर, दिल्ली, राजस्थान, ये काफ़ी बड़ा क्षेत्र था और बड़ा एक उस टाइम में एक महान शासकों में उसका नाम आता है। इन दोनों के बीच में जो लड़ाई युद्ध होता है और इस युद्ध में जो पृथ्वीराज चौहान है 2 लाख घुड़सवार और 30,000 हाथियों के साथ शामिल होता है और इसी तरह से दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है। और इस युद्ध में पृथ्वीराज के भाई गोविंद राय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और गोरी के छक्के छुड़ा दिए और गोरी घायल होकर नीचे गिर पड़ा। और तब तक एक खिलजी सरदार आकर जो मोहम्मद गोरी की सेना में था इसको उठाकर ले गया और यदि वो उठाकर नहीं ले जाता तो उस टाइम ये मारा जाता। और आजकल के अंबाला तक पृथ्वीराज चौहान की कुछ एक छटी हुई सेना इसका पीछा करती है भगाने के लिए। हालांकि इसको घेर कर उस टाइम इसका जो काम तमाम भी किया जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इतिहास की गलती रही है। और 1192 ईस्वी में उसके बाद ये वहाँ जाकर अपने गौर प्रदेश में महल में 2-3 दिन के लिए अपने आप को बंद कर लेता है। उस पराजय के अपमान को ये सहन नहीं कर पा रहा था और उसके बाद इसने जैसे ये आपको बिल्कुल डिटेल दी गई है तराइन के युद्धों की, आप इसमें पढ़ सकते हैं। हाँ, 2-3 दिन के बाद फिर ये सौगंध खाता है कि ये किसी प्रकार का मद पान नहीं करेंगे और अपनी सेना का पुनर्निर्माण करते हैं, ये पुनर्नियुक्त करते हैं। जो बुजुर्ग जो वृद्ध सैनिक थे उनको निकाल देता है। और इस समय खिलजी जो बाद में भारत के ऊपर खिलजियों ने शासन किया, इस खिलजी एक ये अफ़गानिस्तान के पश्चिम में खल्ज प्रदेश है और वहाँ के जो लड़ाके होते थे, सैनिक होते थे, उनको खिलजी नाम दिया गया है प्रदेश के आधार पर, भूखंड के आधार पर। तो उन सैनिकों के ऊपर ये भरोसा करता है और उनके नवयुवकों की भर्ती कर कर अगले साल 1192 में फिर ये तरावड़ी के स्थान पर आता है। लेकिन इस टाइम एक थोड़ा सा बदलाव रहा। पृथ्वीराज चौहान ने और राजपूत राजाओं की सहायता ली, लेकिन जो उत्तर प्रदेश के कन्नौज में जयचंद राठौर नाम का एक शासक था, राजपूत शासक, उसके साथ इसकी अनबन थी पृथ्वीराज चौहान की और उसने इसका साथ नहीं दिया, बल्कि कुछ हद तक ये भी कहा जाता है कि उसने मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध उकसाया था, उसको आमंत्रित किया था आक्रमण करने के लिए। कुछ सहायता की भी बात भी शायद हुई है। तो इसमें 1192 में तरावड़ी के स्थान पर फिर 1 साल बाद दोनों के बीच में युद्ध होता है। और एक फरिश्ता इतिहासकार है, वो कहता है कि पृथ्वीराज चौहान की सेना में 5 लाख घुड़सवार 30,000 हाथी थे। और लेकिन ये अतिशयोक्ति लगता है, इतने सैनिक शायद नहीं थे। और कहता है मोहम्मद गोरी की सेना में 1,20,000 घुड़सवार थे। दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है और दोपहर तक अब की बार एक गलती नहीं करता, अब की बार एक स्ट्रेटजी व्यू रचना बनाकर आता है मोहम्मद गोरी। और वो मिनहाज कहता है, मिनहाजो सिराज एक इतिहासकार है, वो कहता है 5 टुकड़ियों में जो मोहम्मद गोरी सेना को लेकर आता है। 4 टुकड़ी एकदम डायरेक्ट राजपूत सेनाओं के साथ लड़वाने के लिए और 1 टुकड़ी को सुरक्षित पीछे छुपा कर रखने की, ताकि ये जब मुकाबला बराबर का चल रहा हो और एकदम अचानक बराबर से राजपूत सेनाओं के ऊपर प्रहार करने के लिए सुरक्षित टुकड़ी इसने वैसे ही किया। तो इसने एक बार क्या किया, जब मुकाबला चल रहा था, हारने का थोड़ा सा नाटक किया, पीछे हटा। और जैसे जब पीछे हटा तो राजपूत सेनाओं को, पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं को ये लगा कि ये पहले की तरह भाग रहा है और उसमें से कुछ परसेंट, यानी कि जैसे आप मोटे तौर पे 50% के आसपास सेना के इनको डरा दो, भगा दो,
या पीछा कर लो थोड़ी देर के, वो टुकड़ी पीछे लगी और जैसे वो सुरक्षित सेना एक साइड में खड़ी थी जंगल में, वो पीछे से इसको घेर लिया और उसने एकदम पलटवार किया जो भागने का नाटक कर रही थी। और वहाँ पर इस युद्ध में गोविंद राय भी मारा गया, पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया गया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसको पकड़कर बाद में संधि हो गई कि इसमें अजमेर की जो जागीर थी वो इसको दे दी गई। वहाँ कुछ सिक्के भी छपे हैं जिसमें पृथ्वीराज चौहान और गौरी का जिक्र आता है, लेकिन ये कि इसको मार दिया गया था यहाँ इस युद्ध में, ज़्यादातर एक निष्कर्ष यही निकलता है। तो ये तराइन का जो युद्ध था हिंदुओं के गौरव के दिनों की समाप्ति माना जाता है ये जो। उसके बाद ये इसके अधिकार के बाद आप ये देखिए कि दिल्ली के नज़दीक लग चुका है मोहम्मद गौरी। और नेक्स्ट जो अभियान है वो है कन्नौज और बनारस का। आप देखिए ये 1192 में आप इसमें पढ़ सकते हैं कन्नौज पर आक्रमण। उस समय कन्नौज में गढ़वाल वंश का राजा जयचंद राज करता था और ये डेट इसमें गलत लिखी गई है, 1194 इसमें आना चाहिए, मैं इसको ठीक नहीं कर पाया, आप इसको ठीक से पढ़ना, 1194 पढ़ना इसको। मोहम्मद गौरी ने जयचंद पर आक्रमण कर दिया और चंदावर नामक स्थान पर युद्ध हुआ। ये चंदावर कन्नौज और एक किस्म से अयोध्या के बीच में है, कन्नौज के आसपास के क्षेत्र में है। चंदावर नामक स्थान पर युद्ध हुआ। गौरी हारने वाला ही था, अचानक जयचंद के एक तीर लगा। ये भारतीय इतिहास की विडंबना है कि बहुत सारे ऐसे शासक हैं, चाहे वो हेमू था, चाहे वो पृथ्वीराज था, चाहे वो आनंदपाल था, उसके भी इसी तरह से वो हाथी बिगड़ गया था और ये जयचंद के तीर लगा और जयचंद के एक तीर लगा और उसकी मृत्यु हो गई और सेना में भगदड़ मच गई। और जयचंद के ऊपर आक्रमण करने का कहीं ना कहीं उद्देश्य ये था कि जिस तरह से इसने अपने हिंदुस्तान के राजाओं के साथ एक गद्दारी की है कि शायद ये कल को इसके साथ भी गद्दारी, और एक उत्तरी भारत को, पूरे भारत को जीतने के बीच में कन्नौज बीच में आता था, उसको जीतना जरूरी था। बयाना, ग्वालियर और गुजरात पर अधिकार। 1195-96 में बयाना ये आगरा के पास पड़ता है, राजपुताना, ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। 1197 ईस्वी में उसने गुजरात पर आक्रमण बोल दिया और वहाँ पर भीम द्वितीय की राजधानी अनहिलवाड़ा पर अधिकार कर लिया। इसमें मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहता हूँ कि जो अनहिलवाड़ा है उसको कभी गौरी वहाँ से हारा था 1178 ईस्वी में। आबू के आसपास ये युद्ध हुआ था, आबू पर्वत के। इसकी इस असफलता का बदला लेना चाहता था, इसलिए जब तराइन के युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी ने उत्तरी भारत की कमान अपने एक दास सेवक, बाद में जो एक सुल्तान बना, कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दी थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक सेवक के रूप में, एक सेनापति के रूप में तरावड़ी के युद्ध के बाद पूरा जो उत्तरी भारत का देखते हैं हम, जिसमें हम बठिंडा के किले को जीतना है, हाँसी के किले को जीतना है, ये दिल्ली के आसपास का क्षेत्र माना जाएगा इसको, और इसी तरह से बुलंदशहर को जीतना है उत्तर प्रदेश में, मेरठ को, कोयली को, ये सारी छोटी छोटी विजय। उसके बाद चाहे वो कन्नौज की विजय थी, ग्वालियर की विजय है, कालिंजर की विजय है, ये सारी विजय कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में हुई। इसी तरह से अजमेर की विजय है राजपुताना में, वहाँ पर कहते हैं कि इसने विजय स्थापित करके, और बाद में वहाँ कुछ चौहान वंश के शासक थे जो पृथ्वीराज चौहान से जिनका संबंध माना जाता है, उन्होंने स्वतंत्र घोषित कर दिया था अपने आप को, इसलिए अजमेर के ऊपर आक्रमण करके, और वहाँ पर एक हिंदू पाठशाला थी, बच्चों की पाठशाला, उसको में तोड़ फोड़ करके इसने उसका नाम दिया 2.5 दिन का झोपड़ा, एक मस्जिद बना दी जो आज भी उसको जीर्ण शीर्ण अवस्था में आप देख सकते हैं। और इसी तरह से उसके बाद लास्ट में 1197 में अनहिलवाड़ा यानी कि गुजरात के ऊपर जो आक्रमण करके उसको जीत लिया। अब की बार ये जीत उसी मार्ग से थी जो ज़्यादातर आक्रमणकारी करते थे, जो पंजाब के रास्ते और मध्य भारत से होते हुए। इसी तरह से
बिहार और बंगाल की विजय, वहाँ पर एक अलग सेनापति के हाथ में कमान दे दी थी और वो सेनापति था बख्तियारुद्दीन खिलजी। और जो पाकिस्तान का क्षेत्र था सिंध और मुल्तान, उसमें अलग सेनापति रखा था इसने, नसीरुद्दीन कवाचा। और जो गजनी प्रदेश को ये वहाँ पर एक सूबेदार के अधीन, सेनापति के अधीन छोड़कर आता था, उसका नाम था ताजुद्दीन यल्दौज। बाद में इनका संघर्ष होता है, उसको भी आप पढ़ेंगे। तो इस तरह से 1204 तक बिहार और बंगाल के आसपास के क्षेत्र थे, जिसमें लक्ष्मण सेन वहाँ का एक शासक था, उसको हरा दिया। और वहाँ पर नालंदा और विक्रमशिला, जिसका बड़ा जिक्र आया पहले, के प्राचीन काल के भारत के शिक्षा के केंद्र थे, उनको नष्ट कर दिया। वहाँ से धन संपत्ति इन्होंने लूटी। और नालंदा विश्वविद्यालय में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थे, बख्तियारुद्दीन खिलजी ने उसको भी नष्ट किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बंगाल और बिहार को। तो अब 1206 में, जो 1205 में क्या होता है, जो ईरान है, ख्वारिज्म जिसको बोलते हैं, के शासक ने गौर प्रदेश को जीत लिया। और उसी टाइम पंजाब में खोखरों ने बगावत कर दी। गौरी ने अक्टूबर 1205 में इस बगावत को ऐबक की सहायता से दबाने में सफलता तो कर ली, लेकिन बड़ी संख्या में इसमें खोखरों को मौत के घाट भी उतार दिया। लेकिन वापसी में 1206 में जब ये धमियक के स्थान पर रात को कुछ खोखरों ने इसकी हत्या कर दी। तो ये एक, इसको देखते हैं मोहम्मद गौरी को। और ये थोड़ी सी जीवनी भी आप बीच में पढ़ना चाहें इसको पढ़ सकते हैं। और ये मृत्यु का प्रभाव, मोहम्मद गौरी के आक्रमण का प्रभाव के भारत में तुर्की शासन की सत्ता अब परमानेंट, स्थायी रूप से स्थापित हो गई। इससे पहले कोई मुस्लिम सत्ता या तुर्की सत्ता यहाँ पर नहीं है। पृथ्वीराज चौहान की पराजय के कारण दिल्ली पर इस्लामी सत्ता जम गई। भारतीय राजपूतों की शक्ति, वीरता और बुद्धि कमज़ोर साबित हुई। और पहले ही ख्वारिज़्म के शाह पराजित निर्बल सुल्तान गौरी से राजपूत पराजित हुए थे। तो इसके साथ साथ जो तुर्की सभ्यता है, संस्कृति है, भाषा है, और वहाँ की कुछ अच्छी चीज़ें भी थी, कला, वो भारत में आई। तो इसके बाद देखते हैं हम कि भारत में भवन निर्माण कला, मूर्ति कला, उसमें हम तुर्की यानी कि अरबी, ईरानी, तुर्की, भारतीय, ये काफ़ी इस तरह का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। धन्यवाद।